रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं पता? वी भी आपने सबसे पहले निकाला था इन डीसी एनालिसिस। ये देखिए उसका ऊपर फार्मूला मेंशन है वी बी का, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं समझा वो जाके समझे। अब देखें यहाँ से आपको I1 मिल जानी है, ये सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। VCC वो देता है, R1 भी वो लाजमी देता है, VB भी हमें मालूम हो जाता है। तो ये यहाँ से I1 मिल गई, ICQ भी आपको पता है, डीसी एनालिसिस में मैंने बयान किया कैसे मालूम करनी है, तो ICQ भी आपने मालूम कर ली। तो आप बस क्या करने वाली बात है, ICC में उन करंट्स का सम अप करना है और PS में उसकी वैल्यू पुट करके आपने अपनी सप्लाइड पावर निकाल लेनी है। अब नेक्स्ट हम किस पे बात करेंगे? सबसे पहले मैं बात करूंगा कंप्लायंस पे, क्योंकि लोड पावर जो है ना गाइज, यानी आउटपुट पावर है, वो डिपेंड करती है कंप्लायंस पे। पहले मैं भी कह लें कि काफ़ी कंफ्यूज था उसके फार्मूला से, मेरा सिर फिर जाता था यार, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा सिर फिर जाता था ये चीज़ सोच के, पता नहीं कहाँ से यार ऊपर से कोई हलाई महलूक है जो यहाँ पे फार्मूले पैदा किए जा रही है, तो दिमाग घूम जाता था। यानी बच्चे को इतना भी कन्फ्यूजन में नहीं डाल देना चाहिए कि बच्चा कंफ्यूज हो गई मर जाए यार। तो कंप्लायंस का आपको पता है किस तरह से अंदाज़ा लगाया जाता है, ये मैं आपको चले एक दफ़ा बता देता हूँ। कंप्लायंस भी वैसे हिस्सा है हमारा इस क्लास ए एम्पलीफायर का, पूछा जा सकता है कि इंजीनियर से कंप्लायंस किसे कहा जाता है। तो गाइज कंप्लायंस आप दो तरीके से निकालते हैं। एक है गाइज पीपी से कंप्लायंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, कह लें PP1 हम कहते हैं एक कंप्लायंस को, जिसका फार्मूला होगा गाइज सिंपल के उसका गाइज दो टाइप का फार्मूला। एक तो आप ये करें कि क्यू पॉइंट का आपके जो क्यू पॉइंट के वोल्टेज आपने VCE के मालूम किए हैं उसको 2 से ज़रब देकर PP1 निकाल लें। एक ये फार्मूला है कंप्लायंस का। दूसरा फार्मूला कंप्लायंस का फार्मूला नहीं है, सॉरी, ये चीज़ निकालने का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है PP निकालने का। आपने 2 टाइम्स किसका लेना है? ICQ RC का। अब ये चीज़ याद रखना यार, कौन सी मुश्किल बात है, 2 टाइम्स हो रहा है बस। क्या एक दफ़ा डायरेक्ट वोल्टेजेस का, एक टाइम AC एनालिसिस के मुताबिक। अब मैं आपको इसका ना एक दफ़ा जलवा बताता हूँ, आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। देखें, इतना तो आप वैसे ही रट्टा लगा लेंगे कि 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स पता क्यों होता है? क्योंकि जब एक साइकिल चलता है तो 2 टाइम्स उसका असर होता है, सिर्फ एक दफ़ा नहीं होता। एक दफ़ा 180 डिग्री तक, फिर दूसरा 180 डिग्री तक, यानी चेंज आता है कुछ ना कुछ। तो 2 टाइम्स इस तरह से वहाँ पे 2 क्रिएट होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे VCEQ और ICQ RC का क्या मतलब चक्कर है, क्यों ऐसा मतलब चेंज क्या कैसे आ सकता है? सेम ही चीज़ है, यही आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें गाइस, यहाँ पे सिर्फ Q पॉइंट है, ठीक है, VCEQ डायरेक्ट Q पॉइंट की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे Q पॉइंट की एक तो करंट इस्तेमाल की गई है, दूसरा AC एनालिसिस की रेजिस्टेंस को इस्तेमाल किया गया है, RC को। तो इसको निकालने के बाद पता है क्या असूल है? इन दोनों में से जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वो कंप्लायंस कहलाएगी। अगर PP1 छोटी आ जाती है PP2 से, यानी इनको मालूम करने से जो भी मैथमेटिक्स की फॉर्म में जो भी आंसर आएगा, तो फिर PP1 हमारी कंप्लायंस है। ये चीज़ याद रखो, जो चीज़ छोटी आती है, यानी जोन सी साइड छोटी आ गई वो हमारी कंप्लायंस है। फॉर एग्जांपल PP1 छोटी आ गया तो ये हमारी कंप्लायंस है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि PP2 छोटी आ जाती है तो PP2 कंप्लायंस होगी। अब आपका मेरे ख्याल में कंप्लायंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे, मेन मुद्दे पे आएंगे, आउटपुट पावर की जानिब। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अभी इस पेज को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गाइस कभी कभार ऐसा होगा आपको डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेजेस दे दिए जाएंगे, यानी लोड के वोल्टेजेस दे दिए जाएंगे। RL तो आपको गिवन होगा ही होगा। कभी कभार होता है VL नहीं दिए गए होते। अगर VL दे दिया गया तो सोने पे सुहागे वाली बात है। अब आउटपुट पावर की बात होने लगी है, आउटपुट पावर, ठीक है, इसकी बात करने लगे हैं हम जी। तो मैंने क्या बोला जी, अगर लोड वोल्टेजेस दे दिए गए हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है। अदरवाइज आपको कंप्लायंस के घेरे में जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप कंप्लायंस, ये कंप्लायंस इसी वजह से मैंने आपके इस हिस्से में डाली है, क्योंकि वैसे मुझे नहीं थी समझ आ रही। तो यार मैं ऐसी चीज़ नहीं समझाना चाहता जिसकी मुझे खुद ही ना समझ हो, तो उसका क्या फ़ायदा मैं आपको
किसी गलत ज़ुबान में किसी अलहदा चीज़ से समझा दूँ जो आपके ना तो भेजे में जाए और उल्टा आपके उन कंसेप्ट्स को भी नुकसान पहुँचाए जो आपके जहन में अभी बैठे हुए हैं। तो आउटपुट पावर को निकालने के दो तरीके हैं। अगर लोड वोल्टेजेस गिवन है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। वोल्टेज इसका फार्मूला क्या होता है, वी स्केयर ओवर आर होता है ना एक फार्मूला, तो उस वोल्टेज फार्मूले को इस्तेमाल कर लें, यानी वी एल स्केयर ओवर आर एल। तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है। फॉर एग्जांपल मुझे वी एल की वैल्यू 1 दी गई है और आर एल की कुछ भी, तो उसका 1 का स्केयर लेके डिवाइड करवा दो आर एल पे। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ नहीं गिवन यानी वी एल नहीं गिवन, सिर्फ आर एल गिवन है, यार ये ब्लर क्यों हो रही है, अब ठीक हो जाएगी। तो ये गाइस मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है वी एल नहीं दिया जाता तो आप इसको इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि पी एल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, पी पी ओवर 2√2 बटे में इसके होता है आर एल, इस होल का स्केयर। इसे वोल्टेजेस के तौर पे लिया जाता है। अब इससे क्या होगा आपके सामने ही है। अब आप इसे पता है क्या, ये आपको समझाने के लिए मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपने डायरेक्ट फार्मूला लिखना है क्योंकि इसे गलत तस्वुर किया जाएगा। पीपी यहाँ पे नहीं आता, वो वोल्टेजेस की जुबान में ही उसे लिखा जाता है। पीक टू पीक वोल्टेजेस उन्हें बोला जाता है, वी पीक टू पीक वोल्टेज, उसे आपने इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे वी पीक टू पीक वोल्टेजेस, ठीक है, इस तरह से आप उसे लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला है कि आप उसे कंप्लायंस समझिएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये इसका फार्मूला आ गया, देखें क्या होगा। 2√2 इस वजह से लिखा गया क्योंकि एक हाफ साइकिल बराबर होगा v ओवर √2 के, 2 हाफ साइकिल v ओवर 2√2 के बराबर होंगे। तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा, v ओवर 2√2। अब इसका स्केयर ले तो ऊपर वाले का स्केयर आ गया, यानी v पीक टू पीक का स्केयर बटे में आ जाएगा। ये बटे का बटा नीचे ही चला जाएगा। 2 का स्केयर क्या हुआ 4, और √2 का स्केयर लिया तो स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो 4 ज़रबे 2 कितना होता है 8, तो 8 आ गया, तो 8 आर एल आ गया। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन कर देनी है, एज वी नाउ डैट वी पीक टू पीक इज इक्वल टू कंप्लायंस। ये कंप्लायंस के बराबर होता है, यानी पीपी के बराबर होता है। सिर्फ पीपी लिखा है मैंने, PP1 PP2 नहीं लिखा, क्योंकि पीपी आप उसे बोलेंगे जो वैल्यू छोटी आएगी, यानी PP1 अगर छोटी आई है तो वो PP के बराबर है, यानी वो ही कंप्लायंस है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दें, यानी PP स्केयर ओवर 8 RL। तो ये आपका आ गया किसका फार्मूला जी, आउटपुट पावर का फार्मूला। एंड अवर लास्ट एंड फाइनल थिंग विच इज कॉल्ड इफिशियंसी। तो इफिशियंसी रह गई है हमारी लास्ट, उसे अभी डिस्कस करेंगे, कोई मसला नहीं है, छोटा सा पार्ट है, टाइम दे थोड़ा मुझे, मैं अभी आपको वो भी बयान कर देता हूँ। इफिशियंसी जिसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इफिशियंसी। तो गाइज इसे हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। तो ये परसेंटेज की फॉर्म में निकाली जाती है। तो इसका यही फार्मूला इफिशियंसी का गाइज यही मतलब है कि आपका सर्किट किस हद तक काम करता है। तो अगर हमने एक सर्किट की एवरेज निकालनी हो ना, यानी वो गेन कितनी ले रहा है, तो उसका यही फार्मूला है। ये कह लें पावर गेन हो रही है, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, पीएल को पीएस से डिवाइड करवाएंगे, यानी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय सप्लाइड पावर, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा क्योंकि अभी से परसेंटेज की फॉर्म में निकाला जा रहा है। तो जो भी आंसर आएगा उसे आपने परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। वैसे तो कहा जाता है इसका मैक्सिमम 25% ही होता है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस हद तक बनाते हैं। यानी 25% से ज़्यादा नहीं दे सकता क्लास ए एम्पलीफायर। जब भी आपका आंसर 25% से ज़्यादा आए तो समझिएगा आप लोड पावर या इनपुट सप्लाइड पावर में कहीं पे गलती कर रहे हैं, तो जाके वापस उसे चेक कीजिएगा। तो अभी मुझे इजाज़त दें, यहाँ पे हमारा क्लास ए एम्पलीफायर का फुल लेक्चर मुकम्मल होता है। तो 2 पार्ट थे इस लेक्चर के, इंजॉय कीजिएगा। मुझे उम्मीद है मैंने इसे काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया, आप बच्चों को कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं रही होगी। तो आप लाजमी इसको तैयार कीजिएगा, पेपर के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंस रखता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।